इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में कक्षा 10वीं विज्ञान का पाठ नंबर 7 नियंत्रण एवं समन्वय के महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यू हैं वो करने जा रहे हैं, जिसमें पहला है ग्राही अंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ग्राही अंग जो है उनके बारे में कौन सा जो कथन है वो सही है, ये आपसे पूछा गया है। देखिए, रसग्राही अंग स्वाद का पता लगाते हैं, जबकि घ्राणग्राही अंग गंध का पता लगाते हैं। ये स्टेटमेंट एकदम सही है। जो हम कोई भी चीज़ खाते हैं उसका जो हमें स्वाद पता चलता है उसके पीछे होता है रसग्राही अंग। और अगर हम किसी चीज़ की स्मेल लेते हैं, नाक से जो स्मेल आती है, उसमें घ्राणग्राही जो अंग होते हैं वो सहायता करते हैं। ग्राही अंग वो अंग होते हैं जिनकी वजह से हमें विभिन्न जो सेंस होती है हमारी वो काम करती है। जैसे जीभ से स्वाद का पता चलता है तो जीभ के अंदर रसग्राही जो अंग है वो होते हैं। नाक में हमारे घ्राणग्राही अंग होते हैं। त्वचा जो है हमें वो टच का एहसास कराती है, तो वहाँ पर भी ग्राही अंग होते हैं। सेकंड क्वेश्चन, न्यूरॉन में विद्युत आवेग कहाँ से आरंभ होकर कहाँ तक जाते हैं। देखिए, दो न्यूरॉन की स्ट्रक्चर बनाई है। न्यूरॉन में जब भी कोई विद्युत आवेग आता है तो वो शुरुआत में इस हिस्से में आता है। ये जो आपको पार्ट दिख रहा है इसका नाम है डेंड्राइट। डेंड्राइट के बाद वो इस पार्ट में जाता है जिसका नाम है कोशिका काय या फिर सेल बॉडी। उसके बाद का जो पार्ट है उसको एक्सोन कहा जाता है, और एक्सोन के बाद एक्सोन का छोर। तो इस दिशा में कोई भी विद्युत आवेग जो है वो न्यूरॉन से गुजरता है। तो सबसे पहले डेंड्राइट, उसके बाद कोशिका काय, फिर एक्सोन छोर। तो इन ऑप्शंस के हिसाब से अगर मैं देखूं, सबसे पहले डेंड्राइट यहाँ भी है, उसके बाद कोशिका काय, फिर एक्सोन छोर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनेप्स पर रासायनिक संकेत का संप्रेषण होता है इनमें से किसके हिसाब से। तो ये सिनेप्स समझ लेते हैं। दो न्यूरॉन के बीच का जो गैप है, एक न्यूरॉन का ये एक्सोन छोर है, दूसरे न्यूरॉन के ये डेंड्राइट है, इनके बीच का जो गैप है इसको कहा जाता है सिनेप्स। सिनेप्स में इलेक्ट्रिक सिग्नल, विद्युत सिग्नल ना जाके रासायनिक संकेत जो है वो जाते हैं। तो उनका संप्रेषण मतलब एक से दूसरे में वो किस तरह से जाते हैं ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है एक न्यूरॉन के डेंड्राइट छोर से दूसरे न्यूरॉन के एक्सोन छोर पे, नहीं, ये उल्टा है। एक्सोन से उसी न्यूरॉन की कोशिका काय पर, नहीं। कोशिका काय से उसी न्यूरॉन के एक्सोन पर, नहीं। एक न्यूरॉन के एक्सोन छोर पे, जैसे पहले वाला है, आपको देखो एरो बना के दिखाया भी हुआ है, पहले न्यूरॉन के एक्सोन छोर से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट छोर तक सिनेप्स के अंदर इस तरह से जो सिग्नल है, जो संकेत हैं वो जाते हैं। सबसे पहले यहाँ से, फिर यहाँ पर, मतलब एक का एक्सोन छोर और दूसरे का डेंड्राइटिक छोर, और ये गैप कहलाता है सिनेप्स। और इसके बीच में केमिकल सिग्नल, रासायनिक संकेत जाते हैं, बाकी पूरे न्यूरॉन के अंदर विद्युत संकेत जाते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। न्यूरॉन में विद्युत संकेत रासायनिक संकेत में कहाँ बदलता है। विद्युत संकेत रासायनिक संकेत में कहाँ बदलता है। यहाँ से शुरू होके और यहाँ तक एक्सोन छोर तक जाता है विद्युत सिग्नल। इस बीच के गैप को सिनेप्स कहा जाता है। इसमें जाते हैं रासायनिक संकेत। तो रासायनिक संकेत में कहाँ बदलेगा, इस जगह पर। इस जगह का नाम क्या है, एक्सोन छोर। तो एक्सोन छोर हमारा आंसर है। तीनों चारों क्वेश्चंस एक जैसे थे। प्रतिवर्ती चाप के संघटकों का सही कर्म क्या है। एक प्रतिवर्ती चाप जिसको रिफ्लेक्स आर्क भी कहा जाता है, जैसे किसी गर्म चीज़ को अननोइंगली हम छू लें तो एकदम से हमारा हाथ जो है वहाँ से हट जाता है, या गलती से हम किसी नुकीली चीज़ को छू लें तब भी हमारा हाथ या पैर एकदम से एक्शन लेता है, एकदम से वापस हट जाता है। इसको रिफ्लेक्स आर्क या फिर प्रतिवर्ती चाप कहा जाता है। और इसमें जो सिग्नल ट्रैवल करता है वो किस तरह से करता है, आप इस पिक्चर के माध्यम से देख लीजिए। मान लो ये आपका हाथ है जहाँ पर कोई नुकीली चीज़ चुभी है, तो सबसे पहले यहाँ पर ग्राही अंग होंगे जिनको रिसेप्टर कहा जाता है। फिर हमारे पास जो संवेदी न्यूरॉन है
जो सेंस करने वाला न्यूरॉन है वो रहेगा, वो सिग्नल भेजेगा हमारी मेरु रज्जु के पास। मेरु रज्जु जो है वो प्रेरक न्यूरॉन, जो न्यूरॉन काम करेगा उस हाथ को हटाएगा वहाँ से, वो न्यूरॉन आएगा बीच में और वो सीधा मसल से कनेक्ट होता है, हमारी मांसपेशी से कनेक्ट होता है। सिग्नल सबसे पहले ग्राही अंग से जाता है संवेदी न्यूरॉन के पास, फिर हमारी मेरु रज्जु के पास, मेरु रज्जु से जाएगा प्रेरक न्यूरॉन के पास। प्रेरक जो है वो मसल से कनेक्ट होता है और मसल को मतलब सिग्नल देगा कि कुछ नुकीला चुभा है, आप उसको हटा लीजिए। तो इसको बोला जाता है रिफ्लेक्स आर्क, जिसमें सबसे पहले ग्राही अंग, संवेदी न्यूरॉन, फिर मेरु रज्जु, ये रहा मेरु रज्जु, उसके बाद प्रेरक न्यूरॉन, उसके बाद मांसपेशी। इस तरह से जो प्रतिवर्ती चाप है, जो रिफ्लेक्स आर्क है, वो काम करती है। और रिफ्लेक्स आर्क जो है वो एकदम से एक्शन में आ जाती है जैसे ही हम अननोइंगली किसी चीज़ को, कोई गर्म चीज़ हो, कोई नुकीली चीज़ हो या कोई भी इस टाइप की कोई चीज़ हो, तो एकदम से काम करके हमारे हाथ को हटा लेती है वहाँ पर। सबसे पहले जैसे मान लीजिए मेरी उंगली को किसी नुकीली चीज़ ने टच कर दिया, तो जैसे ही टच होगा तो मेरी उंगली में होंगे संवेदी न्यूरॉन, जो सिग्नल भेजेंगे सीधा मेरी मेरु रज्जु के पास। मेरु रज्जु जो है वो दूसरे वाले न्यूरॉन, उस सेम रास्ते पे नहीं आएगा, दूसरे वाले न्यूरॉन को सिग्नल भेजेगा। उस जो दूसरा वाला न्यूरॉन है उसका नाम है प्रेरक, जो मांसपेशी से कनेक्ट होकर मांसपेशी को हटाने का काम करेगा। इसको प्रतिवर्ती चाप कहा जाता है। 6th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? 4 ऑप्शन है, कौन से कथन सही है ये हमसे पूछा। पहला है, पर्यावरण में किसी वस्तु के प्रति अनुक्रिया के लिए अचानक होने वाली क्रिया को प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। एकदम सही बात है, यही तो हम अभी तक 5वें क्वेश्चन में बता रहे थे आपको। सेकंड, संवेदी न्यूरॉन संकेतों को मेरु रज्जु से पेशियों तक लेके जाते हैं। संवेदी न्यूरॉन जो हैं वो संकेतों को मेरु रज्जु से पेशियों तक ले जाते हैं, ये गलत है क्योंकि वो काम प्रेरक न्यूरॉन करता है। दूसरा, प्रेरक न्यूरॉन संकेतों को ग्राही अंगों से लेके जाते हैं, ये भी गलत है। ये दोनों उल्टा पुल्टा लिखा है, अगर ये यहाँ होता तब तो ठीक होता, लेकिन ये दोनों गलत हैं। चौथा, किसी ग्राही अंग से आरंभ होकर संकेत एक ही पेशी अथवा एक ग्रंथि तक जिस मार्ग से संप्रेषित होते हैं उसे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। ये ऑप्शन सही है, पहला और चौथा सही है, दूसरा और तीसरा गलत है, पहला और चौथा सही है, तो उसके हिसाब से ऑप्शन नंबर सी है। आप एक बार रिफ्लेक्स आर्क को अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो इसका आंसर बहुत आराम से दे देंगे। 7वां क्वेश्चन है, मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, पहला ऑप्शन, मस्तिष्क का सोचने वाला प्रमुख भाग पश्च मस्तिष्क होता है, ये बात गलत है। मस्तिष्क का सोचने वाला जो है वो अग्र मस्तिष्क होता है। दूसरा, सुनने, सूंघने, स्मरण शक्ति, देखने आदि के केंद्र अग्र मस्तिष्क में स्थित होते हैं, बिल्कुल सही बात है। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो अग्र मस्तिष्क में होती हैं। थर्ड, लार, श्रवण, स्वाद, वमन, रुधिरदाब जैसी अनैच्छिक क्रियाएं वो जिनका नियंत्रण हमारे ऊपर नहीं है, मतलब जिनको हम नियंत्रित नहीं कर सकते, जैसे लार का निकलना, स्वाद, वमन मतलब उल्टी, ब्लड प्रेशर, उन सब को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो वो सब जो है वो पश्चिम मस्तिष्क में स्थित मेडुला से होते हैं, ये बात भी सही है। चौथा ऑप्शन है, अनुमस्तिष्क शरीर की भंगिका और संतुलन का नियंत्रण नहीं करता, ये ऑप्शन गलत है क्योंकि अनुमस्तिष्क जो है वो शरीर का बैलेंस बनाए रखने को नियंत्रित करता है, तो चौथा ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा और तीसरा सही है, दूसरे और तीसरे के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी सही है। इसके बाद, शरीर की भंगिका और संतुलन का नियंत्रण होता है, अभी बताया था जो हमारा, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में देख लीजिए, अनुमस्तिष्क नहीं करता ये लिखा था, ये स्टेटमेंट गलत है, बल्कि अनुमस्तिष्क करता है। तो यहाँ पर भंगिका और संतुलन मतलब अगर हम किसी लाइन में, एक सीधी लाइन में चलने की कोशिश करें और अगर हम चल पा रहे हैं तो हमारे शरीर में संतुलन है, और ये संतुलन जो है वो अनुमस्तिष्क है उसके नियंत्रण में होता है। मेरु रज्जु कहाँ से निकलती है? 4 ऑप्शन है। मेरु रज्जु जो है वो हमारे जो मस्तिष्क है उसके निचले हिस्से से निकलती है, मतलब जो पश्च मस्तिष्क होता है, पश्च मस्तिष्क के अंदर सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है मेडुला, तो मेडुला से निकलती है मेरु रज्जु। ठीक है, मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अग्र, मध्य और पश्च। जो पश्च में होता है मेडुला, मेडुला से निकलती है मेरु रज्जु।
ये प्लांट हार्मोन के ऊपर सवाल आ गया, या प्लांट्स के ऊपर, जो प्लांट्स की मूवमेंट होती है उसके ऊपर सवाल है। प्ररोह का प्रकाश की तरफ वृद्धि करना क्या कहलाता है? प्ररोह क्या होता है? सबसे पहले जब आप कोई बीज बोते हैं ज़मीन के अंदर, मान लो मैंने एक बीज बोया, तो एक हिस्सा, एक जो ग्रोथ है वो नीचे की ओर होगी जिससे जड़ बनता है और जिसको मूलांकुर भी कहा जाता है। एक जो है वो ऊपर की ओर जाता है जिससे तना या फिर पत्तियां निकलती हैं। तो प्ररोह का प्रकाश की तरफ वृद्धि करना, जो प्ररोह है, कोई भी जो प्लांट है उसका प्ररोह जो है वो प्रकाश की तरफ जो गति करता है, वृद्धि करता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं प्रकाशोनुवर्तन। देखिए, जो इनका नाम है उन्हीं के हिसाब से इनकी गति या वृद्धि होती है। गुरुत्वानुवर्तन का मतलब होता है जो अर्थ का ग्रेविटेशन होता है उसके हिसाब से जो वृद्धि होती है। जलोनुवर्तन का अर्थ है पानी, जैसे जड़ जो है वो नीचे की ओर जाती है पानी को खोजने के लिए और पानी की तरफ जो गति करती है या वृद्धि करती है उसको जलोनुवर्तन कहते हैं। रसोनुवर्तन होता है हॉर्मोन्स की वजह से, और प्रकाशोनुवर्तन होता है प्रकाश की वजह से। यहाँ पूछा था हमसे प्रकाश की तरफ, तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा प्रकाशोनुवर्तन। बहुत सिंपल सवाल है। पौधों में एब्सिसिक अम्ल का प्रमुख कार्य क्या होता है? कोशिकाओं की लंबाई को बढ़ाना, कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करना, वृद्धि को संमित करना, तने की वृद्धि को प्रोत्साहित करना। इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी। जो एब्सिसिक अम्ल होता है वो पौधों की जो वृद्धि होती है उसको कंट्रोल करता है, उसको कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है, या हम कहें कि उसकी जो पौधे की जो वृद्धि होती है उसको रेगुलेट करता है। रेगुलेट का अर्थ होता है संमित करना, ठीक है। तो ये एब्सिसिक अम्ल का कार्य होता है। कोशिकाओं की लंबाई बढ़ाना, कोशिका विभाजन, तने की वृद्धि, ये सभी अलग अलग और जो हार्मोन है उनका काम है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, कोशिकाओं की अगर लंबाई बढ़ाने की बात करें तो इसके लिए जो हार्मोन होता है वो ऑक्सिन होता है, ऑक्सिन, ठीक है। ऑक्सिन से कोशिकाओं की लंबाई बढ़ती है। कोशिका विभाजन के लिए साइटोकाइनिन होता है, साइटोकाइनिन, ठीक है। संमित करने के लिए तो यह है ही एब्सिसिक अम्ल। और तने की वृद्धि को प्रोत्साहित जो करता है वो जिब्रेलिन जो होता है वो हार्मोन करता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसका संबंध पौधे की वृद्धि से नहीं है? देखिए, ऑक्सिन जो है वो भी है, जिब्रेलिन भी है, साइटोकाइनिन भी है, सिर्फ एब्सिसिक अम्ल जो है इसका संबंध जो है पौधे की वृद्धि से नहीं। अभी मैंने तीनों का काम बताया था पिछले वाले में। जैसे ऑक्सिन का काम पहले वाला, एक मिनट, ऑक्सिन का काम पहले वाला, कोशिकाओं की लंबाई बढ़ाना, कोशिका विभाजन के लिए साइटोकाइनिन, जो तने की वृद्धि को करता है वो जिब्रेलिन, और जो वृद्धि को संमित करता है वो है हमारा एब्सिसिक अम्ल, ठीक है। तो उसका इससे संबंध नहीं है। आयोडीन किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है? आयोडीन जो है, हम कहते हैं कि आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। घेंगा, गले की ग्रंथि का फूल जाना। तो गले में जो हार्मोन निकलता है वो होता है थायरोक्सिन। थायराइड जो ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड, उससे निकलता है थायरोक्सिन। और ये जो थायरोक्सिन है इसमें आयोडीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर शरीर में आयोडीन की कमी होती है तो ये हार्मोन जो है वो प्रॉपरली सही से काम नहीं करता, नहीं निकल पाता, इसीलिए घेंगा रोग हो जाता है। तो आयोडीन का सीधा संबंध किससे है? थायरोक्सिन से। थायरोक्सिन कौन सी ग्रंथि से निकलता है? थायराइड ग्रंथि से। इंसुलिन के बारे में गलत कथन चुनिए। इंसुलिन जो है वो हमारे अग्नाशय से निकलने वाला हार्मोन है, और ये हार्मोन क्या करता है, अगर हमारे रक्त में जो शुगर है उसका लेवल बढ़ता है तो ये उसको कंट्रोल करता है, ये इसका कार्य होता है। अगर किसी के शरीर में इंसुलिन प्रॉपरली नहीं निकलता या इंसुलिन काम नहीं करता तो उसको डायबिटीज़ या फिर जो शुगर की बीमारी है वो हो जाती है, ठीक है। तो इसके बारे में गलत कथन चुनना है। पहला कथन है यह अग्नाशय से उत्पन्न होता है, ये बात तो सही है। यह शरीर की वृद्धि और उसके परिवर्धन का नियमन करता है, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। यह रुधिर में शर्करा के स्तर का नियमन करता है, ये तो बताया आपको कि हाँ, जो ब्लड में जो शुगर होती है उसको कंट्रोल करता है। इंसुलिन के अपर्याप्त स्रावण से डायबिटीज़ नामक रोग होता है, ये बात भी सही है। तो केवल ऑप्शन बी जो है वो इसके बारे में सही नहीं है, वही हमारा आंसर है। बेमेल युग्म को चुनिए। इस वाले क्वेश्चन में आपको एक
हार्मोन दिया है, एक ग्रंथि का नाम दिया है, और आपसे पूछा है कि कौन सा युग्म, कौन सा जोड़ा जो है वो बेमेल है, मतलब जिसका मैच नहीं मिल रहा है। जैसे नीचे से शुरुआत करते हैं। थायरोक्सिन जो है, थायरोक्सिन हार्मोन, वो थायराइड ग्रंथि से निकलता है, अभी बताया था आपको, ये तो सही है। एस्ट्रोजन जो है वो अंडाशय से निकलता है, ये भी सही है। टेस्टोस्टेरोन जो है वो वृषण से निकलता है, ये भी सही है। परंतु एड्रेनलिन जो है वो एड्रेनल ग्लैंड से निकलता है, पीयूष ग्रंथि से नहीं निकलता है। तो ऑप्शन ए वाला जो है वो युग्म जो है वो सही नहीं है, और वही हमारा आंसर है। पीयूष ग्रंथि से एड्रेनलिन जो है वो नहीं निकलता है, वो एड्रेनल ग्रंथि से निकलता है, जो हमारी जो किडनी होती है उसके ऊपर पाई जाती है, उसमें से निकलता है एड्रेनलिन। ठीक है। द्वार कोशिकाओं की आकृति किसके परिवर्तन के कारण बदल जाती है? द्वार कोशिकाएं पिछले वाले वीडियो में भी आई होंगी। जैसे जो रंध्र होते हैं, रंध्र को खुलने या रंध्र को बंद होने में मदद करती है, इन कोशिकाओं को द्वार कोशिका कहा जाता है। और इनकी जो आकृति है वो बदलती है कब? इसके अंदर द्वार कोशिकाओं में जो पानी की मात्रा है उसके हिसाब से, अगर पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो ये जो रंध्र है वो खुल जाता है। अगर पानी की मात्रा कम हो जाए तो रंध्र जो है वो बंद हो जाता है, इस तरह से। ठीक है। तो ये कोशिकाओं में जल की मात्रा पर निर्भर करती है, और उसी के हिसाब से इनकी आकृति जो है वो बदल जाती है। मटर के पौधे में प्रतान की वृद्धि किसके कारण होती है? प्रतान की वृद्धि, प्रतान क्या होती है? देखिए, किसी भी जो लताएं जो होती है, लताओं वाले जो पौधे होते हैं, उनमें आपने देखा होगा अक्सर कुछ इस तरह से हरे हरे रंग की एक तार जैसी संरचना होती है जो किसी भी चीज़ को पकड़ लेती है। अगर उसके आसपास कोई और सहारा लेने वाली चीज़ है तो उसके ऊपर जाके जुड़ जाएगी, और उसका सहारा लेके वो जो लता है वो ऊपर चढ़ती है। तो ये जो चीज़ है, जो स्प्रिंग जैसी भी आपने देखी होगी, हरे हरे रंग की स्प्रिंग जैसी, इसको कहा जाता है प्रतान। तो प्रतान की वृद्धि किसके कारण होती है, ये आपसे पूछा है। तो प्रकाश के प्रभाव में नहीं होती, गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में नहीं होती। प्रतान की उन कोशिकाओं में तीव्र विभाजन के कारण जो अवलंब से दूर हैं, ये बिल्कुल सही बात है। प्रतान जो है वो उन कोशिकाओं में तीव्र विभाजन के कारण जो अवलंब से दूर हैं, जो दूर हैं उनकी तरफ जो है इसकी वृद्धि होती है, जो संपर्क में है उनकी तरफ वृद्धि नहीं होती। तो ऑप्शन सी जो है इसमें सही है। पराग नलियों की अंडाणु की तरफ वृद्धि किसके कारण होती है? पराग नलियों की अंडाणु की तरफ वृद्धि। देखिए, आपने पौधे के बारे में पिछले पाठ में पढ़ा होगा, नहीं तो अगले पाठ में पढ़ लीजिएगा, 8वें में। ये एक पौधे का जो स्त्री केसर है वो होता है, जिसमें इसको वर्तिकाग्र कहा जाता है, बीज को वर्तिका, और नीचे वाला जो है इसको अंडाशय कहा जाता है। यहाँ पर जब परागकण आता है तो परागकण के कारण यहाँ पे ऐसे हार्मोन निकलते हैं जिसकी वजह से इस वर्तिका के अंदर एक ट्यूब बन जाती है, एक रास्ता बन जाता है जो सीधा पहुँचता है अंडाशय में, जो मादा युग्मक कोशिका होती है उसके पास। तो ये जो ट्यूब बनी है बीच में, मैं इसको दूसरे रंग से दर्शा देता हूँ। ये जो ट्यूब बन रही है बीच में, इस ट्यूब का बनने का कारण होता है हॉर्मोन्स, और हॉर्मोन्स के कारण जो होता है वृद्धि, उसको कहा जाता है रसोनुवर्तन। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, पानी की तरफ जलानुवर्तन, अगर गुरुत्वाकर्षण के कारण हो रहा है तो गुरुत्वानुवर्तन, और प्रकाश की तरफ हो रहा है तो प्रकाशानुवर्तन। लेकिन यहाँ पर ये जो चीज़ है, ये जो प्रक्रिया है, ये होती है हॉर्मोन्स की वजह से, और हॉर्मोन्स वाला होता है रसोनुवर्तन। तो यहाँ पर रसोनुवर्तन वाला ऑप्शन सही आएगा। सूर्य के मार्ग के अनुसार सूरजमुखी की गति, सूरजमुखी पढ़ना इसको, सूरजमुखी की गति किसके कारण होती है? सूरजमुखी की गति प्रकाश के कारण होती है, तो ये प्रकाशानुवर्तन हो जाएगा। बड़ा सिंपल आंसर है। पौधे पर से किसी परिपक्व पत्तियों और फलों का झड़ना किस पदार्थ के कारण होता है? ये भी एब्सिसिक अम्ल के कारण होता है, क्योंकि बाकी जो 3 हार्मोन हैं ये तीनों के तीनों पौधे की वृद्धि में काम आते हैं, और फलों और पत्तियों का झड़ना जो है वो वृद्धि में नहीं आता है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर भी क्या रहेगा? एब्सिसिक अम्ल रहेगा। एब्सिसिक अम्ल के कारण ही जो मैच्योर होकर पत्तियां गिर जाती हैं या फल जो हैं वो पक के झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, वो एब्सिसिक अम्ल के कारण होता है। याद रखिएगा इस चीज़ को। तंत्रिका आवेग के संप्रेषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? देखिए, तंत्रिका आवेग के बारे में कई बार बता चुके हैं। पहला,
तंत्रिका आवेग डेंड्राइट छोर से एक्सोन छोर की तरफ जाता है। दूसरा, डेंड्राइट छोर पर विद्युत आवेगों के कारण कुछ रसायनों का उत्सर्जन होता है जो कि दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से उसी प्रकार का विद्युत आवेग उत्पन्न करते हैं। ये वाला ऑप्शन एकदम सही है। जैसा कि हमने देखा है, ये हमारे जैसे डेंड्राइटिक छोर मान लीजिए, ये हमारा कोशिका काय है, ये एक्सोन है, एक्सोन, और ये हमारा एक्सोन छोर है, और ये बीच में अगली जो तंत्रिका कोशिका आएगी उसके डेंड्राइट, और उसके बाद यहाँ पर उसका कोशिका का इस बीच के गैप को सिनेप्स भी कहा जाता है। तो यहाँ पर बोला है डेंड्राइट छोर पर, ये जो डेंड्राइट वाला छोर है यहाँ पर विद्युत आवेगों के कारण, यहाँ पर इस पूरे के अंदर विद्युत आवेग जाते हैं, लेकिन उसके कारण कुछ रसायनों का उत्सर्जन होता है, कुछ केमिकल्स निकलते हैं जो कि दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट में उसी प्रकार का विद्युत आवेग उत्पन्न करते हैं। ये जो केमिकल निकलते हैं वो सेम टू सेम जो संवेग आवेग है वो दूसरी जो कोशिका के जो हमारे डेंड्राइटिक छोर है उसमें विद्युत आवेग उत्पन्न कर देते हैं। इस तरह से वो जाता है, तो ऑप्शन बी हमारा सही है। 22वां, शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? देखिए, शरीर जितना भी सोचने का काम होता है वो अग्र मस्तिष्क द्वारा होता है। जो बैलेंस वगैरह है, मैंने बताया था बैलेंस, ये पश्च मस्तिष्क में जो हमारे पास मेडुला है उसका काम होता है। तो शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? ये हमारे पास ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है हमारे पास, पहला ऑप्शन है अगर मस्तिष्क में मेडुला, अगर मस्तिष्क में मेडुला होता ही नहीं है और वहाँ पर अनैच्छिक क्रियाओं का कोई काम ही नहीं है, वो सोचने का, समझने का, रीजनिंग का, ये सारे जो काम है वो वहाँ पे होते हैं। अगर मध्य मस्तिष्क में मेडुला, मध्य मस्तिष्क में मेडुला नहीं होता है। पश्च मस्तिष्क में मेडुला, हाँ वहाँ पे होता है। तो अनैच्छिक क्रियाएं और साथ में जितने भी बैलेंसिंग वगैरह है हमारी, वो सब मेडुला करता है, लेकिन मेडुला पाया जाता है पश्च मस्तिष्क में। फिर चौथा ऑप्शन है मेरुरज्जु में मेडुला, मेरुरज्जु में भी मेडुला नहीं पाया जाता। मेडुला सभी में है। इस ऐसे अगर क्वेश्चन आपको समझ में ना आए तो इस चीज़ से थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं कि मेडुला तो सभी में है लेकिन मेडुला पाया जाता है पश्च मस्तिष्क में, तो वही ऑप्शन हमारा सही है। 23वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया अनैच्छिक है? अनैच्छिक का अर्थ वो क्रियाएं जिनका हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। वमन, उल्टी, ये अनैच्छिक क्रिया है, हम कंट्रोल नहीं कर सकते। लार का श्रवण, लार निकलना, ये भी अनैच्छिक क्रिया है, हमसे पूछा अनैच्छिक नहीं है। हृदय स्पंदन मतलब दिल का धड़कना, हृदय का धड़कना, वो भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते। चर्वण, चर्वण का अर्थ चबाना, चबाने को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये चर्वण वाली जो प्रक्रिया है ये अनैच्छिक नहीं है, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी तीनों को हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं, इसलिए उनको अनैच्छिक कहते हैं। जब किसी व्यक्ति को सर्दी जुकाम हो रहा होता है तो क्या नहीं कर सकता? देखिए, सर्दी जुकाम जब होता है तो ऐसा कहा जाता है जो हमारी घ्राणग्राही, क्योंकि सर्दी जुकाम में जो नाक है, हमारा जो नाक है वो प्रभावित होता है और वहाँ पर होती है घ्राणग्राही अंग। घ्राणग्राही अंग का मतलब है जो गंध को डिफरेंस करते हैं, जो गंध को सेंस करते हैं, गंध के बारे में हमें जानकारी देते हैं, उनको घ्राणग्राही अंग कहा जाता है। अब अगर वही अंग, नाक ही हमारा अच्छे से काम नहीं करेगा तो हम किसी की गंध नहीं ले पाएंगे। और गंध के हिसाब से आप देखें यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है, इत्र और अगरबत्ती की गंध में विभेद। अगर किसी को जुकाम हो जाता है तो वो जो सेंट मारते हैं, सेंट और अगरबत्ती, उसकी जो स्मेल आती है उन दोनों में डिफरेंस नहीं कर पाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें घ्राणग्राही जो अंग हैं वो प्रभावित होते हैं। विद्युत आवेग के प्रवाह की सही दिशा कौन सी है? 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से सही दिशा आपने पहचाननी है। देखिए, हम बता चुके हैं कि सबसे पहले डेंड्राइट, उसके बाद कोशिका काय, कोशिका काय से एक्सोन, एक्सोन से डेंड्राइट, एक्सोन का छोर, और फिर अगले में जाते हैं जिसको सिनेप्स कहते हैं। अब यहाँ पर तो ये उल्टी दिशा में जा रहा है पहले ऑप्शन में, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ पर भी इसको घुमा दिया गया है, दिशा अभी भी उल्टी है, तो ये भी नहीं होगा। तीसरे वाले ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो ये इस दिशा में जा रहा है,
जो दिशा सही है, सबसे पहले डेंड्राइट, फिर कोशिकाकाय, फिर एक्सोन, फिर एक्सोन छोर, फिर बीच में सिनेप्स गैप जो आता है, फिर अगली का डेंड्राइट, ये वाली दिशा एकदम सही है और बाकी चारों दिशाएं गलत है। तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो सही होगा। आप एक बार ऑप्शन सी को दोबारा से देख लीजिए, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। थायरोक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? थायरोक्सिन के बारे में बताया था, थायरोक्सिन जो है थायराइड ग्रंथि निकलती है, वो उसको बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। तो हमसे पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है, गलत को छांटना है। थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए लौह आवश्यक होता है, लौह आवश्यक नहीं होता है। कौन आवश्यक होता है? इसके लिए आवश्यक होता है आयोडीन। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन जो देखेंगे वो एकदम सही मिलेंगे, इससे आप याद भी कर सकते हैं। थायरोक्सिन जो है शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसाओं के उपापचय नियमन का काम करता है। ठीक है, उनका जो सिस्टम चलता है उनको करने में मदद करता है। थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए थायराइड ग्रंथि आयोडीन की आवश्यकता होती है, एकदम सही बात है। थायरोक्सिन को थायराइड हार्मोन भी कहते हैं, ये भी क्योंकि थायराइड से वो निकलता है। लोहे की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए ये वाला कथन इसका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौनेपन का कारण क्या है? बौनेपन का कारण बड़ा सिंपल सा है, अगर किसी के शरीर में वृद्धि हार्मोन ना निकले तो उसको बौनेपन, उसकी हाइट जो है वो बढ़ेगी नहीं, उसमें वृद्धि ग्रोथ का हार्मोन नहीं निकलेगा तो उसकी वृद्धि रुक जाएगी, इसलिए वो बौनेपन का शिकार हो जाएगा। तो वृद्धि हार्मोन के स्राव की कमी। यौवनारंभ से संबंधित शरीर के लक्षणों में महत्वपूर्ण परिवर्तन प्रमुखतः किसके श्रवण के कारण होता है? देखिए, यौवनारंभ जो है वो मेल में और फीमेल में अलग अलग हार्मोन्स की वजह से होता है। मेल में केवल एक ही हार्मोन होता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, और जो फीमेल्स होती हैं उसमें दो हार्मोन होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो ये उसके अंदर जो है जो भी लक्षण आते हैं यौवनारंभ में, उसमें इन्हीं हार्मोन्स की वजह से जो लक्षण है वो आते हैं, जैसे आदमी की आवाज़ का मोटा हो जाना। ठीक है, और जो फीमेल्स के जो लक्षण होते हैं वो उनके अंदर जो दिखाई देते हैं वो सभी इन्हीं हार्मोन्स की वजह से होते हैं। तो वही आंसर हमने छांटना है। वृषणों में एस्ट्रोजन, अंडाशय में टेस्टोस्टेरोन, ये नहीं है, ये उल्टा लिखा है। वृषण में होता है टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन जाता है अंडाशय में, तो ये उल्टा लिखा है, तो पहला ऑप्शन तो होगा नहीं। एड्रेनल ग्रंथि, एड्रेनल का कोई लेना देना नहीं है इससे। वृषणों में टेस्टोस्टेरोन, अंडाशय से एस्ट्रोजन हार्मोन, ये ऑप्शन हमारा सही है, जैसा कि हमने बताया। मेल्स में वृषण होते हैं, वृषणों में टेस्टोस्टेरोन होता है, और फीमेल्स में अंडाशय, अंडाशय के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। और उसी की वजह से जो हम एडोलसेंस एज में जो आते हैं, यौवनारंभ स्थिति में जब आते हैं, तो जो भी परिवर्तन हमारे शरीर में होते हैं वो सब इन्हीं हार्मोन्स की वजह से होते हैं। एक चिकित्सक ने किसी व्यक्ति को इंसुलिन का इंजेक्शन लेने की सलाह दी। इंसुलिन के बारे में बताया था कि इंसुलिन जो है, अगर किसी के रक्त में शुगर का लेवल बढ़ जाता है तो इंसुलिन उसको कंट्रोल कर देता है, लेकिन अगर इंसुलिन सही से काम नहीं करेगा या शरीर इंसुलिन नहीं बनाएगा तो उसको डायबिटीज़ हो जाता है। तो डॉक्टर उसको सलाह देता है कि इंसुलिन का इंजेक्शन लगवाओ। तो इंसुलिन का इंजेक्शन क्यों लगाया जाता है? उसके ऑप्शन है, उसका रुधिर चाप कम हो, रुधिर चाप ब्लड प्रेशर से कोई लेना देना नहीं है, हृदय स्पंदन से कोई लेना देना नहीं है, गलगंड नाम के रोग से पीड़ित हो, ये वही है जिसको हम गोइटर या फिर घेंगा रोग कहते हैं, आयोडीन की कमी से होता है, गले की ग्रंथि फूल जाती है, तो इससे भी कोई संबंध नहीं है, उसके रुधिर में शर्करा का स्तर अधिक हो। जब इंसुलिन शरीर का काम नहीं करेगा तो उसको बाहर से इंसुलिन दिया जाएगा ताकि उसके शरीर में जो शुगर का लेवल है, शर्करा का जो स्तर है, उसको कम किया जा सके। पुरुषों में जनन क्षमता वृद्धि करने वाला हार्मोन कौन सा है? पुरुषों के लिए हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, केवल टेस्टोस्टेरोन ही, एक ही हार्मोन होता है पुरुषों में जो जनन क्षमता या फिर उनके यौवनारंभ के लिए जिम्मेदार होता है, जो वृषण से निकलता है। निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि अयुग्मित है? अयुग्मित का अर्थ होता है जो जोड़ों में नहीं पाई जाती। जोड़ों मतलब जैसे जो भी ग्रंथि जिसमें दो दो ग्रंथियां होती हैं उसको तो कहते हैं वो युग्मित है, जोड़ा बना हुआ है, जोड़ा, पेयर। ठीक है, अयुग्मित मतलब अनपेयर्ड, जिसका पेयर जोड़ा नहीं बना होता। एड्रिनल जो है वो किडनी दो होती हैं, हर एक किडनी पे एक एक एड्रिनल होती है, तो इसका तो जोड़ा पाया जाता है। वृषण जो होते हैं हमारे शरीर में, वृषण कोष में, वो भी दो पाए जाते हैं, तो उनका भी जोड़ा होता है। अंडाशय, फीमेल्स में जो अंडाशय होते हैं वो भी दो पाए जाते हैं, ओवरी जिनको कहा जाता है। लेकिन पिट्यूटरी ग्रंथि जो है, जो हमारे जो नीचे वाला मस्तिष्क होता है, पश्च मस्तिष्क, उसमें पाई जाती है पिट्यूटरी जो है वो सिंगल होती है, उसका पेयर जोड़ा नहीं होता। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। दो न्यूरॉन के बीच के संगम स्थल को क्या कहा जाता है? अब ये क्वेश्चन का आंसर आप बड़े आराम से दे सकते हैं, हमने बार बार बताया, दो न्यूरॉन्स के बीच का जो गैप होता है
उस स्थान को कहा जाता है, ये जो गैप बीच में दिख रहा है आपको, इसको कहा जाता है सिनेप्स। और इस सिनेप्स की खास बात ये होती है कि न्यूरॉन के अंदर तो सिग्नल ट्रैवल करता है, विद्युत सिग्नल, और सिनेप्स में ट्रैवल करता है रासायनिक संकेत। कैसा संकेत? रासायनिक संकेत। तो ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी है। मानवों में जैव प्रक्रियाओं का नियंत्रण और नियमन होता है। मानवों में जो जितनी भी जैव प्रक्रियाएं होती है, जो हमारे पाठ का नाम भी है नियंत्रण एवं समन्वय, वो दो चीज़ों के कारण होता है। एक तो तंत्रिका तंत्र है हमारे पास, और दूसरा अंतस्रावी तंत्र। तंत्रिका तंत्र में न्यूरॉन आता है और अंतस्रावी में आते हैं हमारे हॉर्मोन्स। तो मानव में इन दोनों से ही कंट्रोल किया जाता है। यहाँ पर हमारे 33 क्वेश्चंस एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स थी वो ख़त्म होती है। अगर किसी स्टूडेंट्स को कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। आप सभी का वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।